वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन रिलेशन, जो कि सीईटी से लिया गया है और पार्ट सेकंड है ये। उसमें मैंने पार्ट 1 मेंशन नहीं किया था, इसमें मैंने कर दिया है और ये यूनिट 3 है। इससे पहले हम ये सब देख चुके हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको वीडियो लेंदी ना हो जाए करके मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था और डेफिनेशन आपको बता दी थी। गोल्स हमने देख लिए थे, स्कोप देख लिए थे, इंपॉर्टेंस देख ली थी, हमने बेसिक मॉडल देख लिया था और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे ये 4 चीज़ें इसमें जो होती हैं। इसका एक मॉडल होता है जिसमें वर्क होता है, वर्क ग्रुप होता है, लीडर होते हैं और जो है एक वर्क एनवायरनमेंट होता है। वो सब हमने इसमें देख लिया था। तो आज हम इसका आगे का देखेंगे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन रिलेशन। तो स्टूडेंट्स जो नए व्यूवर्स इसे देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और चैनल के और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इसमें वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने आप ही मिल जाए। मतलब कि आपको कोई ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसे प्रेस कर लेंगे तो बेल आइकन को। तो फिर वो अगर आपके काम की होती तो आप उसे उस कंटेंट को ले लीजिए और वीडियो के थ्रू आप उसको समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपके मतलब की नहीं है तो फिर आप उसको स्किप कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना भी स्टडी में फोकस करना है। तो आप ध्यान से पढ़िए और इनको नोट्स बनाइए और वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन रिलेशन। तो इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? एक तो है कॉमन गोल, कि मतलब सभी का एक कॉमन गोल होता है जो कि वो उस पर क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए सब मिलके काम करते हैं, उसको उसके लिए वो जो होता है सब उसमें एफर्ट करते हैं। ठीक है। देन ग्रुप कोहेसिवनेस में क्या होगा कि इसमें जो होता है एक तरीके से एक मिलजुल के करना, मतलब यूनाइटेड, मतलब ना यूनाइट होके करना। ठीक है। और एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होता है। जैसे कि सब में क्या होना चाहिए, मिलने का मतलब ये नहीं है कि मिल के साथ में, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब मिलना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ना, ये होना चाहिए। देन इंटर रिलेटनेस का मतलब हो गया कि उनमें जो होता है एक रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये है उसका एक जो भी उनका कॉमन गोल है उससे रिलेटेड वो काम कर रहे हैं, यानी कि कनेक्टेड हो रहे हैं, वो कनेक्टेड विथ ईच अदर ना, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम करना। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। ठीक है। और इसका और फिर हो गया कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि वो क्या कर सके, कैरिंग हो, मतलब उसमें देखभाल जिसे बोलते हैं ना, कि जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी क्या कर सके, केयर करना, मतलब उनकी यानी कि नेग्लिजेंसी करे, उनके साथ उनका ध्यान ना रखे। तो उनके साथ उनका पूरा ध्यान रखना है। तो ये होगा तभी काम हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप होता है वो एक अच्छे से मेंटेन होगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इन सभी में जो होती है एक दूसरे के लिए केयरिंग वाली फीलिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन का, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, सब अपने अपने व्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स वगैरह उसमें देते हैं। तो ये हो गया। और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट कंट्रीब्यूट होता है, ये फैक्टर भी है जो कि वो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। जैसे कि ट्रस्ट मतलब आपस में फेथ करना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, कहने का मतलब। तभी क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छी से मेंटेन होता है। फिर मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब हो गया एक मोटिवेट करना, किसी दूसरे को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन होगा, तभी वो क्या कर पाएंगे, अपने काम के लिए वो एफर्ट कर पाएंगे। ठीक है। और एफिशिएंटली वो अपने काम को अपने गोल को अचीव करने में अपना पूरा जो है वो उसको हेल्प करेंगे, मीन कहने का। ठीक है। एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मतलब हो गया कि एक दूसरे को समझना, मतलब कि उनमें अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग होनी चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिलेशनशिप को, ह्यूमन रिलेशनशिप को। तो ह्यूमन बिहेवियर, एक तो अपना ही बिहेवियर है कि वो हमारा बिहेवियर कैसा है, कि हम किसी के संग एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, हम किसी की फीलिंग
फीलिंग को समझ रहे हैं क्या नहीं। तो ये मतलब हमारा अपना बिहेवियर है जिससे कि हमारा रिलेशन कैसा बनेगा, वो अच्छा भी बन सकता है, और वो मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन रिलेशनशिप को। ओके, देन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन जो भी है, तो वहाँ पे को जो एक मैन पावर जो होती है, जैसे भी बोलते हैं ना, मैन, मटेरियल एंड मनी जो होता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उसका कैसा साइज़ है। तो साइज का मतलब यहाँ पे है कि ह्यूमन बीइंग जो मैन मटेरियल वगैरह वहाँ पे सफिशिएंट है कि नहीं, जो उनका गोल है, जो उनका टास्क है उसको अचीव करने के लिए उनके पास मैन पावर भी होनी चाहिए प्रॉपरली, अदरवाइज वो काम क्या हो पाएगा, सही नहीं होगा, इरिटेशन रहेगा आपस में, तो उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो इरिटेशन में रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि काम भी सही नहीं होगा, रिलेशनशिप भी सही नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल का एग्जांपल लेके देखें तो कोई एक वार्ड है और वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ 40 पेशेंट है और उनके बीच में सिर्फ 2 स्टाफ नर्सेज हैं और एक डॉक्टर है। तो ये मतलब कहने का है वो कम है उनके लिए, अकॉर्डिंग टू रेशियो वो बहुत ही कम है। तो उनमें क्या होगा, एक तो काम सफ़र करेगा और दूसरा वो आपस में उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो इतने बिजी हैं, इतने इरिटेट हो रहे हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो कहने का मतलब वो भी एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप को। देन ग्रेटर स्पेकुलेशन। तो ग्रेटर स्पेकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब विदाउट एविडेंस, अगर कोई भी आप टास्क करने जा रहे हैं, कोई भी पर्पस है, कोई भी गोल है, कोई पर्पस, गोल, इसको जो अचीव करने के लिए जो भी कर रहे हैं आप, वो कैसा होना चाहिए, उसमें आइडिया जो भी होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई एविडेंस आपके पास नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं कि उसके लिए कोई आइडिया बना रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और एक अपने तरीके से जिसे कहते हैं ना अटकलें लगाना, तो वो जो होता है उसके वजह से भी क्या होता है फैक्टर, ये जो होते हैं, ये ह्यूमन रिलेशनशिप जो भी है ये इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। देन मेजर एलिमेंट्स। तो मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? अ कंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, उसका फॉर्म, उसी को क्या करना होता है, उसका एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद है अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब हो गया मतलब एक संस्कृति जिसे बोलते हैं ना, कल्चर होना चाहिए आपस में। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अप्रोप्रिएट कल्चर होगा, जिससे कि जितने भी वहाँ पे वैरायटी ऑफ जो पर्सन इंडिविजुअल्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और तभी आपस में ये होगा। तो कहने का मतलब है ये भी एक एलिमेंट है जो कि उसमें होता है। ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप होगा, यानी कि एक ग्रुप होता है तभी वहाँ पे काम होगा। तो सबसे एक प्राइमरी ग्रुप होगा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल, और क्या होता है आपस में एक इंटर रिलेशनशिप होगा, यानी कि आपस में जो भी पर्सन है उनके बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के साथ ठीक से। देन कॉर्डियल इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एक मतलब एक कह सकते हैं कि प्लेजेंट वाला उनके अंदर रिलेशन होगा, मतलब कि एक हैप्पी जो होता है, हैप्पीली जो एनवायरनमेंट बनाना होता है। कहने का मतलब आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है, हैप्पी वाला होना चाहिए, यानी कि सैड वाला ना हो, मतलब अच्छी से उनका, ताकि जो भी काम हो वो ठीक ठीक हो पाए, उसमें आपस में इरिटेशन ना हो। कहने का मतलब पर्सनल एथिक्स एंड वैल्यूज़। अब इसमें क्या है कि हर किसी के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने प्रोफेशन के वैल्यूज़ होते हैं। तो वैसे ही जो है, जो भी प्रोफेशन के वैल्यूज़ हैं और एथिक्स हैं, उसका अपना एक व्यक्तिगत जो होता है, जिसे कहते हैं ना, जो मतलब पर्सनल मीन व्यक्तिगत, अपना नैतिक और मूल्य। कहने का मतलब है पर्सनल एथिक्स एंड वैल्यूज़, उसका इसमें एक ये भी एक एलिमेंट है। अगर उसके अपने व्यूज़ होंगे, अपने जो एथिक्स होंगे, तो क्या होगा कि उनको ध्यान में रखते हुए वो आगे को काम करेंगे, और जो कि बड़ा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होगा, ठीक है। उसको पूरा प्रॉपरली जो भी हम टास्क करने जा रहे हैं, तो हमारे एथिक्स और नॉर्म हमारे हमेशा ध्यान में होने चाहिए। देन अब आप अगर हॉस्पिटल से समझें तो हमने एथिक्स में देखा कि पेशेंट को कैसे केयर देनी है, तो उसका केयर का उसके राइट है कि उसको केयर लेना, और हमें राइट है कि उसको इंडिविजुअल को हमको एज ए पेशेंट को पेशेंट की तरह ही समझना है। मतलब ये नहीं हमको वहाँ पे देना है, उनको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं कि ये रिच है तो पहले इसको देखूँ और वो पुअर है, तो मतलब हमें प्रायोरिटी वाइज काम करना, हमारे एथिक्स में ये भी है। देन
प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिलेशन। कैसे हो जाएगा ये प्रॉब्लम? क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो प्रॉब्लम आनी ही है, क्योंकि वो एक दूसरे से ना कम्युनिकेट ठीक से कर पाएंगे, ना काम ठीक से हो पाएगा, तो टास्क भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस भी क्या होते हैं, वो आपस में उसका ये नहीं हो पाएगा ठीक से काम, क्योंकि उनमें आपस ही में क्या है, डिफरेंशियस है, थोड़ा सा मन मुटाव जिसे बोलते हैं ना आपस में ही, तो उससे भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है मतभेद जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपस में अगर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब ठीक है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट से आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आपस में मतभेद भी बोल सकते हैं, संघर्ष भी बोल सकते हैं, और थोड़ी सी मनमुटाव टाइप का जो भी है, तो वो है, तब भी क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगी ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। तो गुड ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पाएगा। देन इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है? जो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप आर ग्रुप दोज, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप आर दोज group that get create spontaneously as soon as the individual started interacting with each other ना। जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में ये इनफॉर्मल ग्रुप को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि अभी कोई ग्रुप में है, उन आपस में एक अलग सा उन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट फिक्स हैं, उनकी बातें अच्छी हैं, तो आपस में एक ग्रुप स्पॉन्टेनियसली वो क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा है, तो वो भी क्या करेगा, अपने इस प्रॉब्लम देगा ह्यूमन रिलेशनशिप में, क्योंकि उनका वो क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए वो टेम्परेरी है। ठीक है। और उनका अपना अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, वो हमारे गोल के लिए नहीं हुआ है। तो इवन ऑर्गेनाइजेशन ने उस ग्रुप को नहीं मेंटेन किया, वो खुद ही उन्होंने अपने आप ही अपने इंटरेस्ट से वो ग्रुप को मेंटेन कर लिया, जो कि उनका खुद के अपने इंटरेस्ट से है, अपनी बातें, अपना सब उसमें ये है। लेकिन जो ग्रुप के लिए एक टास्क को देखते हुए और एक एम को अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है, तो वो वाला जो होता है वो नहीं है, वो फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इनफॉर्मल में तो प्रॉब्लम आनी है। देन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन मीन जो है वो एक तरीके से एक साथ मिलजुल के, मतलब इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, है ना, एक दूसरे को एक मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉलर कंपोनेंट इनटू अ सिंगल सिस्टम। मतलब जिस ऐसा कह सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी स्मॉलर ग्रुप है या कोई भी स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, उनको एक साथ कलेक्ट करना है, और उनको कलेक्ट करके क्या करना है कि वो एक ही फंक्शन, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, उसके लिए उनको एक साथ मतलब ग्रुप में या जैसे भी हो, उनको एक साथ कलेक्ट करना है। ठीक है। यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो, या ग्रुप को एक साथ लाने का जो फंक्शन है, वो इसमें किया जाता है। तो ये जो होता है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो ये इंटीग्रेशन में यही है कि आपस में मिलके रहना है, एक साथ काम करना है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि उसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इनफॉर्मल ग्रुप हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं टेक्निकल ना, तो इसमें इंटीग्रेशन हो गया, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो गया। एम्प्लॉय का जो है पार्टिसिपेशन का मतलब ये है एम्प्लॉय के कि उनमें क्या होना चाहिए कि एक आपस में जो भी काम करें, वो एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो भी टास्क करें। मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं इससे, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि फिजिकली तो वर्क वो कर ही रहे हैं, इसमें ये आ जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉय आर क्या कर सकते हैं, वो इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके। यानी कि हम इसमें पार्टिसिपेशन को ऐसे चांस देना होता है कि वो अपने अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। रादर देन सिंपली एक्टिंग ऑन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर पे ही एक्टिंग नहीं करना है, मतलब काम नहीं करना है सिर्फ वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जैसे आप हॉस्पिटल का अगर एग्जांपल लें, तो अब पेशेंट को जो है वो, उसको अचानक ही क्या हुआ, इमरजेंसी आ गई है, और पेशेंट की क्या हो रही है, ग्रास्प कर रहा पेशेंट, ग्रास्प नहीं तो उसको चलो कार्डियक अरेस्ट हुआ सडनली, और डॉक्टर यहाँ पे अभी है नहीं, तो क्या वो वेट करेगी कि जब वो मुझे ऑर्डर देंगे तभी मैं उनको जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दूंगी, इमरजेंसी ड्रग दूंगी,
लाइफ सेविंग ड्रग दूंगी और उनको CPR दूंगी, नहीं ना। तो वो क्या है, उसका खुद का डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे तभी क्या हो सकता है, एक मतलब जो टेक्निक होती है ह्यूमन रिलेशन की वो मेंटेन हो सकती है, कि उनको भी लगेगा कि ये काम तब और अच्छा बनेगा जब किसी जो भी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें क्या हो, डिसीजन मेकिंग का भी एक लेने का एक वो होना चाहिए, कहने का मतलब राइट होना चाहिए। तो ये हो गया एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। वो आप हर तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे तो ह्यूमन रिलेशनशिप भी मेंटेन होगा। ये टेक्निक है इसमें, इसका जो कि गुड टेक्निक हो सकती है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये जो हो सकता है कंजेनिटल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो कंजीनियल जो वर्क एनवायरमेंटल है, इसका मतलब है कि जो फ्रेंडली और प्लेजेंट और मतलब कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें कि जो कि वर्क जो भी उनका टास्क है, वर्क है, उसके अकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होना चाहिए, ताकि जो भी काम हो वो ठीक से हो पाए, और जो भी जो जो ये वाली प्रॉब्लम है वो ना हो। जैसे कि कहने का मतलब क्या होता है, कंजीनियल का मतलब ये होता है कि एक अनुकूल बनाना, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग उसको बनाना, मेंटेन करना, ठीक है, क्रिएट करना, ये आप सोच सकते हैं। कंजीनियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एक अनुकूल वातावरण बनाना, जो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टास्क है। जैसे कि आप एग्जांपल हॉस्पिटल का अगर ले लें, तो जैसे अगर ICU है तो वहाँ पे उसको वेंटिलेटर चल रहा है, उसको मशीनें चल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वेदर वहाँ का एनवायरनमेंट को कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। AC वगैरह, अगर गर्मी का टाइम है तो AC, नहीं तो पेशेंट तो वैसे ही परेशान, उसकी BP वैसी वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, मतलब उसका डिक्रीज और इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं वो भी परेशान। तो कहने का मतलब है कि वर्क के अकॉर्डिंग उसको काम, मतलब मनी मैन मटेरियल से इस तरीके से बनाना है कि वर्क में उसका काम लगे, मतलब मन हो जाए, ठीक है, ठीक से काम हो। तो ये हो गया कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद हो गया ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि आपस में कम्युनिकेट करना, मतलब खुला विचार जिसे बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन, कि जो भी काम कर रहे हैं वो ओपनली हो और एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर, व्यूज़ को ओपनली शेयर कर पाए, कोई भी हेजिटेशन ना हो, ऐसे राइट सबके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये भी होना चाहिए, और ये भी आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो वहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी आई तो आप उससे जल्दी से काम कर पाओ, ठीक है, मतलब इन्फॉर्म कर पाओ। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को दौड़ा रहे हैं वहाँ पे, को जैसे टेलीफोनिक सुविधाएं हैं तो आपने जल्दी से फ़ोन कर दिया वहाँ पे, या ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें के साथ साथ वहाँ पर इस तरीके का भी होना चाहिए कि एक दूसरे से ओपनली आप अपने व्यूड आइडियाज़ शेयर कर पाएँ, ताकि वो मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और आप टेक्निकली भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। देन पर्सनल काउंसलिंग होनी चाहिए। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब क्या है कि अगर जो भी पर्सन है वो काम, पर्सनल काउंसलिंग एंड अडॉप्टिव, पर्सनल काउंसलिंग और अडॉप्टिव लीडरशिप। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब है जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनकी क्या होनी चाहिए कि काउंसलिंग होनी चाहिए। उनको काउंसलिंग का मतलब है कि उनको क्या करना है, गाइड करना है उनको उनके टास्क के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है, ताकि जो भी काम है वो कर पाए। उनकी काउंसलिंग होते रहनी चाहिए बीच बीच में, जिससे कि वो क्या ना, उनको बर्डन भी ना हो और वो अपने काम के लिए मोटिवेटेड रहें और इनकरेज रहें। उनको इनकरेज करना है थ्रू दी काउंसलिंग, ये है, ताकि वो अपना भी ध्यान रखें, पेशेंट का भी ध्यान रखें, और जो भी डेंजरस है उससे अवॉइड करें। अडॉप्टिव लीडरशिप का मतलब है कि एक सॉरी कि जो अडॉप्टिव लीडरशिप का मतलब है कि एक प्रैक्टिकल, जो मतलब प्रैक्टिकल वे में जो होता है लीडरशिप को, मतलब जो भी है वो एक प्रैक्टिकली फ्रेमवर्क की तरह वो हेल्प करना होता है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, और एक लीडरशिप वाली क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, अपने वर्कर को एक लीड करे, मतलब किसी भी गोल के लिए कैसे अचीव करना है। तो ये एक फ्रेमवर्क टाइप का उसका लीडर का काम होगा। देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जो भी
मतलब प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या करना है, दूर करना है, उसको सलूशन करना है। तो ये है इसका मतलब रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब। तो ये हो गया। देन है कंडीशनिंग बिहेवियर। कंडीशनिंग बिहेवियर का मतलब है कि वर्क के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को क्या करना है, वो उसी के अनुरूप उसको वो कर देना है, मतलब चेंज करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी कंडीशन दी गई है, टास्क दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करना और उसको प्रिडिक्ट हो जाना, प्रिडिक्टेबल वर्क करना कि मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो जब भी आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे किसी को हाई फीवर आ गया, आपने कहा कि इसको मेडिकेशन चल रही है लेकिन इसको क्या होना चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग इसकी हो जाएगी तो फटाफट फीवर उतरेगा। तो ये आपने उसको क्या कर लिया, उसको आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर ये स्पंजिंग बात करेंगे, इसको कोल्ड स्पंजिंग करवाएंगे तो उसका फीवर जो है वो उतर जाएगा। मतलब आपको पता है कहने का मतलब। तो क्या करना है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से मतलब यहाँ पर मैंने बताया कोई प्रॉब्लम भी आ सकती, कोई भी, तो उसके लिए क्या करना, उसको दूर करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करने को ही बोलेंगे। और उसके लिए आपको प्रिडिक्टेबल भी होना है कि मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये टेक्निक में है कि हम किस टेक्निक से काम कर रहे हैं। देन द कंडीशनल बिहेवियर, मैंने आपको बता दिया कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना, मतलब काम के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना होता है। ठीक है। देन बैरियर इन ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे होगा कि फेलियर ऑफ पीपल टू शेयर एंड अंडरस्टैंड मैसेज। यहाँ पर दो ही तरीके से है कि एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ पीपल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिसकम्युनिकेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं ना एक हेडिंग, या फिर लिख सकते हैं आप मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन एरर, जिसके वजह से क्या हो गया कि जो भी पीपल है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मैसेज उनको ठीक से नहीं पहुंचा, वो एरर हो गया बीच में, तो वो फेल हो गया। ठीक है। तो ये भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए बैरियर है। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बाय द मिस यूजिंग लैंग्वेज, मीन कि अगर उनकी उनमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही बिटवीन द जो भी काम करने वाले हैं उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या होना, कम्युनिकेशन आ जाना। जैसे कि आपने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेबलिंग और नेमिंग, ये सारी चीज़ों में अगर ठीक से उसको नहीं किया गया है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती कि वो उसको ठीक से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा उनके। ठीक है। तो कहने का मतलब है उनको एक ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, और जो लैंग्वेज होती है वो सही होनी चाहिए जो कि किसी के समझ में भी आ जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये भी एक कम्युनिकेशन का, ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो होती है ये भी बैरियर हो सकता है। देन ह्यूमन रिलेशन इन कंस्ट्रक्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के वे में देखा जाए तो जो नर्स होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हेल्थ टीम की। जैसे आपको पता है बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं हॉस्पिटल की। अगर नर्सेज ना हो तो वो जो होता है काम उसका बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, काम ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हेल्थ केयर, ये जो होती है विच इज़ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोल सकते हैं, एंड कंसिस्ट 3 मेंबर। जो ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये 3 इसमें बन के मेंबर्स रहते हैं, 3 के अलावा और भी रहते हैं, लेकिन जो मेन है वो डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट, इनसे मिलकर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो इसमें ऑल वर्कर कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड देयर कॉमन, और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए सब हाई लेवल का केयर करते हैं। चाहे वो पेशेंट हो, पेशेंट कैसे करता है, वो एफर्ट करता है अपने ठीक होने के लिए, और जो भी उसको मेडिकेशन वो कोऑपरेट करता है अपने साथ, जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको ईजिली ले, मतलब वो किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, उसको क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है और कोऑपरेट करता है नर्सिस के साथ और डॉक्टर के साथ। डॉक्टर्स उसमें अपना पूरा जो होते हैं, जो भी उन्होंने स्टडी की होती है, जो भी उन्होंने उनकी नॉलेज होती है उसके बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट देते हैं, नर्सिस उसको फॉलो करती हैं। तो आपस में वो नर्सिस और जो बाकी अदर हेल्थ वर्कर्स जो टीम है उसको भी उनको साथ में लेके चलना होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पिंग रिलेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हेल्पिंग रिलेशन की, जो हॉस्पिटल में अवेयर होना चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी ये हेल्पिंग रिलेशनशिप में। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड वैल्यूज़, अपने को अपने लिए अवेयर होना, अपने बारे में जानना, मतलब पहचानना कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ या मैं कैसा काम कर रहा हूँ या कैसा कर रही हूँ, तो उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, अपनी नॉलेज और अपना एटीट्यूड सबके बारे में। एबिलिटी टू एनालाइज आवर फीलिंग, और उसकी अपनी फीलिंग के बारे में उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि मेरी अपनी फीलिंग, उसकी दूसरों के लिए कैसी फीलिंग है, मतलब हैप्पी है, दुखी है, किसी के दुख को देखते तो या नहीं है, या कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो ये सब उसको अपने को एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब वो ये एक
एक ये फीलिंग होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू सर्व एज अ मॉडल, जो भी काम करे तो वो एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी होनी चाहिए कि जो भी वो काम करे तो वो इनमें एक एबिलिटी हो, ताकि वो सर्व एज ए मॉडल करे, जो भी काम करे वो एज ए मॉडल करे। तो मॉडल मीन रोल मॉडल, जिसको कि सब लोग क्या करना चाहें, वो उसको उसी की तरह बनने के लिए अपने को उसका एग्जाम्पल लोग दें कि आपको ऐसे काम करना, वैसे काम करना, और जो भी उसे देखे उसे सोचे मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ या मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। तो ऐसा अपने को बन के उसको शो करना है, मतलब रोल मॉडल की तरह काम करना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेथफुली और ट्रस्ट के साथ करना है, और बहुत ज़्यादा जेंटली काम करना है। देन और क्या हो सकता है इसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो भी वो काम करे उसका जो सेंस है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो भी वो काम करे रोल, मतलब वो उनका जो एथिक्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए। कहने का मतलब कि मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना उनको आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो भी वो काम करें वो उसको क्या करना है, अपनी एबिलिटी और अपना जो कुछ भी है प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हुए उसको काम कर लें, अपने एथिक्स को पूरा ध्यान में रख के। देन ये जो अल्ट्रूज़म का मतलब क्या हुआ, इसमें जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम ये भी सोच सकते हैं सिंपैथी इम्पैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए। परोपकारिता जिसे बोलते हैं ना, कि कहते नहीं उसके ऊपर परोपकार करो, परोपकार मतलब एक अच्छा व्यवहार करना एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी कि सबको क्या करना, रिस्पेक्ट करना है और दूसरों के साथ मतलब अच्छी से उनके काम करना, ताकि उनका क्या हो सके, उनके वेलबींग के लिए काम करना है, ताकि पेशेंट जल्दी से ठीक हो पाए। तो यहाँ पे पेशेंट को लेकर चलें तो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए, और मतलब उसकी जो एंजाइटी है उसको समझना है, और खुद भी उनके जो दुख हैं उसमें दुखी होना टाइप का, जैसे कि इम्पैथी करना, सिंपैथी करना, ये वाला फीलिंग होना चाहिए। एंड उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो सभी को मालूम है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबने समझना होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ आईपीआर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं आईपीआर के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन, तो इसमें ये भी आता है मैं ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो इसमें क्या होना चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। पहले तो अपना माइंड को क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए कि हमें किसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो हमारा जो होता इस उसमें कैसे हम अपनी उसको तैयार करना, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रेडी करना है, ठीक है, और कॉपरेट करना है सबके साथ में, कॉपरेशन से रहना है, तभी ये आईपीआर अच्छे से मेंटेन हो पाएगा जब हम कॉपरेट करेंगे। अगर हम अड़े रहेंगे, नहीं मुझे ही करना है, मैं ऐसा नहीं नहीं आपको यही करना है, अपनी ही चलाना है, तो आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, एक दूसरे के समझना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं या वो क्या कह रहे हैं, तो आपस में क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जस्टिस का मतलब हो गया कि जस्टिस होना चाहिए, खुद के लिए भी होना चाहिए, मतलब आप जो होते हैं अपने को डेंजर में डालते हुए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का चल रहा है और विदाउट एनी आप प्रोटेक्टिव जो भी आइटम्स है उसके बिना आप नहीं जा सकते किसी के अंदर उसको चेक करने, क्योंकि आपको खुद की भी सेफ्टी देनी है। तो आप बोलोगे कि हमको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करवाइए, तब हम जो कि अंदर एंटर करेंगे कोविड वार्ड में। तो कहने का मतलब है अपने लिए भी आपने जस्टिस किया और पेशेंट के लिए भी, कि पेशेंट को भी क्या मिले, जस्टिस मिले, उसके राइट उसको मिले, उसका ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर मिले और उसके संग कोई चीटिंग ना हो। तो ये एक जस्टिस है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इमोशनल कंट्रोल, अपने को इमोशनली कंट्रोल करना है, यानी कि किसी की डेथ हो गई तो उसी के साथ बैठ के रोना नहीं है, यानी कि जो भी हमें अंदर से बहुत फील होता है, दुख होता है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं एकदम से उनके साथ जाके अपने काम धाम छोड़ के, ये नहीं कि हम वहाँ जाके बैठ के उनके साथ, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब वो इमोशन कोई से भी हो सकते हैं, इमोशनल किसी के दुख में शरीक होना है, या आपको कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि मतलब आपको कितने बार ऐसा होता है कि भूख लग रही है, ये हो रहा है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं नहीं काम ज़्यादा है तो हम पहले इसको कर लेते हैं, हमेशा एंजाइटी शो नहीं करना होता है। तो कहने का मतलब है कि अपने को स्ट्रांग बनाना होता है। इनकरेजमेंट का मतलब है कि एक इनकरेजमेंट के, अगर आप दूसरे को इनकरेज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इनकरेज करवा के काम करवाना है, तो ये आपका जो आईपीआर है वो ठीक से मेंटेन होगा, ठीक है। देन रिस्पेक्ट करना, ये तो सबको पता है एक दूसरे की, और हैबिट लिसनिंग की होनी चाहिए, ये भी मालूम है, ज़्यादा तक सुनना है तभी बोलना कम है, तभी ज़्यादा अच्छे से आईपीआर मेंटेन होता है।
टीम स्पिरिट होना चाहिए, सब आपस में मिलके काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए सबको। ये नहीं कि 4 लोग हैं तो मैं सब ने सोचा कि 2 लोग तो कर ही रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, मैं मोबाइल में बिज़ी हो जाता हूँ या बिज़ी हो जाती हूँ या मैं फ़ोन में बात कर लेती हूँ, तब तक वो काम कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट की फीलिंग होनी चाहिए कि तुम आपस में काम बांट लें, डिवाइड कर लें। अगर इतने आप यहाँ से यहाँ तक आपका एरिया, यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया, मैं ये करूँगी या आप वो करोगे, इस तरीके की एक टीम स्पिरिट की फीलिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रैपो होना चाहिए। रैपो का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में रैपो बनाना, मतलब कि एक जो भी कोऑर्डिनेशन कैसे आप बन रहा है आप लोगों का आपस में, तो वो ज़रूरी है कि इसमें ये भी होना चाहिए, ठीक है। देन फेमिलियर जो होना चाहिए उसमें आपका क्या होना चाहिए, फेमिलियर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के लिए आपको फेमिलियर होना है। अगर जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई रेगुलेशन बना रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कोई स्ट्रेटजीज आप तैयार कर रहे हैं, चाहे रिलेटेड टू वर्क और ड्यूटीज़, तो वो कैसे होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं। ये नहीं कि अकेले अकेले कर लिया तो रिलेशन, उससे क्या होगा, उसमें अगर ऐसा सबको नॉलेज में नहीं होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फिर फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि इसमें 4 फेजेस आप लिख लीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो मालूम होगा आपको। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन में जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, इंट्रोडक्टरी फेज होता है जब पेशेंट आने वाला होता है और आप उसे दूर से देखते हैं कि पेशेंट है, मतलब आपने ऑब्जर्व किया, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन पे। इनिशियल ओपनिंग, आप फिर अब जब आप उसके संग काम करना स्टार्ट हुआ, मतलब आपने इनिशियली उसको रिसीव किया, ठीक है, और उससे बात की आपने, थोड़ी सी उससे फिजिकल एग्जामिन वगैरह, वर्किंग यहाँ पे आपका काम आने लगा, अब आप वर्क करने लगे उसके साथ में, मेडिकेशन देना लेना वगैरह वगैरह, ठीक है। डेवलपमेंटल फेज हो गया ये। और टर्मिनेशन फेज, क्लोजिंग फेज मीन अब उसका डिस्चार्ज का समय हो गया, अब वो पेशेंट जा रहा, तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप में ही आ जाता है, ताकि वो आप अच्छी से अपने टीम वर्क के साथ जो भी है अच्छे से काम करते हुए उसको गाइड करना है, डिस्चार्ज में उसको फिर से फॉलोअप के लिए बताना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप होता है नर्स एंड फिजिशियन के बीच में, नर्स हेड नर्स के बीच में, नर्स एंड नॉन प्रोफेशनल वर्क के बीच में, नर्स एंड मतलब वर्कर्स के बीच में, एंड नर्स एंड पेशेंट के बीच में। यानी कि ये नर्स का जो है वो सभी के साथ क्या है, रिलेशनशिप है, जो कि एक नर्स का हेल्थ टीम के साथ होता है, सभी के संग उसको आपस में मिलके चलना पड़ता है, ठीक है। फिर रोल में आप सारे रोल देख सकते हैं जो भी आपने पढ़े थे, केयर गिवर, पेशेंट एडवोकेसी एंड काउंसलर, चेंज एजेंट और एक्सपेंडेड केयर रोल, और एजुकेटर हो गया, रिसर्चर हो गया, केयर नर्स, ये जो केस मैनेजर हो गया, मैनेजर लीडर और टीचर और कम्युनिकेटर, ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसके नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और उसको समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।